नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे इस बुलेटिन में देश के तमाम कोने कोने से, तमाम राज्यों से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं और साथ ही क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है, किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर पूरे दिन रहने वाली है, इसके बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। सटीक खबरें और निष्पक्षता से हम आप तक खबरें पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा ये खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव पर आधारित है, ताकि रिपोर्टर खुद ग्राउंड जीरो से आप तक जानकारियां पहुंचा सके। और सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज यूपी में कई मायने में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तरफ 5 अगस्त वो दिन, आज 1 साल पूरा हो गया है। राम मंदिर निर्माण की जो भूमि पूजन हुए थे उनको लेकर आज 1 साल पूरा हुआ है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां और आपके पास है और क्या कुछ बड़ी खबरें आज प्रदेश की हैं? अगर हम बात करें आज 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त आज राम जन्मभूमि मंदिर का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में वह सबसे पहले भगवान रामचंद्र का पूजन अर्चन करेंगे, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा अन्न वितरण योजना सम्मान समारोह में वो सम्मिलित होंगे, जहां पर करीब 400 के आसपास में लाभार्थियों को अन्न वितरण किया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 1 करोड़ लाभार्थी जो है इससे अभिसिंचित होंगे। अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चंद महीने और रह गए हैं और इसको लेकर काफी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा चुकी हैं। और इसी क्रम में ये एक बड़ा दौरा, एक अहम दौरा सीएम योगी का अयोध्या के लिए माना जा रहा है। दीप्ति, अगर हम दूसरे बड़े खबर की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां अपना अपना जो जाल है वो फेंक रही हैं। अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। आज 5 अगस्त है। आज आप अंदाजा लगाइए कि 5 अगस्त से ही साइकिल यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव के द्वारा क्यों की जा रही है। उसका सीधा यह संकेत है कि जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण थे। जो पुराने ब्राह्मण परिवार हैं वो जनेश्वर मिश्र में काफी आस्था रखते थे और अभी भी रखते हैं। तो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में यह जो साइकिल यात्रा है इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी कर रही है। तमाम जिलों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। कोई पूर्व विधायक है, कोई वर्तमान एमएलसी है, गोंडा से सनी यादव है, कुशीनगर से राम भुआल निषाद हैं। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया है जो साइकिल यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव के साथ करेंगे। अगर हम तीसरे बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय सिर्फ लखनऊ में 50 ऐसे केस हैं जो एक्टिव हैं और जिसमें 13 ऐसे केस हैं जो बलरामपुर से आए हुए हैं और उनके अंदर कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन रैंडमली जांच में वो लोग सामने आए हैं। तो एक तरह से कोरोना का भी जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर चौथे बड़ी खबर की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से, जो अन्न वितरण के लाभार्थी हैं, उनसे खुद वर्चुअली जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनका कुशल क्षेम पूछेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए निरंतर अपराधियों का जो है अपराधियों की धरपकड़ जारी है, कहीं मुठभेड़ के दौरान तो कहीं उनको अभियान चला के। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार अपने जो उसके काम है वो धरातल पे उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा और आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल अब झारखंड की तरफ आगे बढ़ते हुए वहां पर सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां से सूरज, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जाहिर तौर पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट जज के मामले पे एक नया मोड़ आया है और दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच के एक ने धारा 302 के तहत ये मामला दर्ज करते हुए आज दिल्ली से सीबीआई की 20 सदस्य टीम आज धनबाद पहुंचेगी और सीबीआई ने जज की मौत के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। इस मामले को लेकर अब जो अनुसंधान है, जो जांच है, अब वो सीबीआई की टीम करेगी। जाहिर तौर पर आपने देखा कि 30 तारीख को खुद हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और उसी अनुशंसा के तहत अब 20 सदस्यीय टीम आज धनबाद पहुंचेगी और तमाम मामलों को लेकर उत्तम आनंद की जो मौतें हुई है उस मौत को लेकर वो जांच करेगी। तो जाहिर तौर पर यह हाई प्रोफाइल मामला और इस मामले की आज
आपने देखा कि राजधानी रांची से लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। तो इसके पीछे जो भी आरोपी है, कैसे उनकी मौत हुई, तमाम गुत्थियों को सुलझाने का वो सीबीआई की टीम का कोशिश करेगी। अगर वही दूसरी और अहम खबर की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आज झारखंड कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे हेमंत सोरेन अपनी अगुवाई में बुलाया है और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री, सेक्रेटरी और अधिकारी शामिल होंगे। क्या से लगाया जा रहा है कि इस कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगा सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबर है। अगर तीसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो रांची नगर आयुक्त की तरफ से आज आपने देखा कि एक एमरोड होटल और रांची के सेवा सदन तोड़ने का उन्होंने आदेश जारी किया। इस आदेश के खिलाफ तमाम जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं वो राजधानी रांची के सड़कों पर उतर चुके हैं और नगर आयुक्त का वो विरोध कर रहे हैं। अगर हम चौथी और अहम खबर की बात करें तो ये मौसम से जुड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ जाहिर किया है कि आने वाले 12 घंटे के अंदर में रांची समेत अन्य जिलों में गरज के साथ यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसे लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी कहीं ना कहीं चौकस है। जी बिल्कुल सूरज, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली का रुख करते हैं, वहां से अजय चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज दिल्ली में जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है कि शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है शुक्रवार तक, और इसके साथ ही मौसम विभाग के साथ साथ कोरोना को लेकर भी अब अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटे में ज्यादा सामने आए हैं दिल्ली में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है और तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में आप दर्शकों को बताएं। दीप्ति, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, 2 दिन बारिश, बहुत अलर्ट बारिश, मूसलाधार बारिश होगी, क्योंकि कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं हालात बिगड़ना है। उसको देखते हुए दिल्ली में भी मौसम आज भी छाया हुआ है और मौसम काफी राहत मिली है वैसे लोगों को। गर्मी से थोड़ा मौसम शून्य हुआ है, ठंडा हुआ है, लेकिन आज भी मौसम खतरनाक, क्योंकि 2 दिन बारिश है कि हो सकता है तगड़ी और मूसलाधार बारिश हो। दूसरी खबर यह है कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष पर हमेशा सत्ता पर हावी रही है, आज संसद घेराव का जो इन्होंने मार्च निकाला है, यानी आज मार्च की तैयारी चली। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ एकत्र हैं रायसीना मार्ग पर। यहाँ पर आज संसद घेराव की बात करेंगे, क्योंकि महंगाई को लेकर के ये लोग घेराव कर रहे हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से ये संसद को पार कर पाएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन यहाँ अलर्ट है और पूरी सुरक्षा को लेकर के मौजूद है। उसी तीसरी बात करें कि जिस तरीके से कल उस 9 साल की बच्ची का रेप करके उसकी मृत्यु कर गई, जिससे राजनीति उछाल ले रही है। कल जिस तरीके से पार्टी गई थी, लेकिन वहां पर गो बैक के नारे लगाए गए थे। केजरीवाल जी का मंच भी टूट गया था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल गांधी उस परिवार से जरूर मिले थे। उसके बाद बीजेपी आदेश गुप्ता भी वहां गए, वो भी मिले, और भी वहां पे कुछ अन्य दल भी गए थे, शाम तक गए थे। लेकिन यही वाली बात है कि राजनीति को, नेताओं को राजनीति चाहिए। परिवार को अभी तक सहानुभूति देने के लिए कोई भी राजनेता सामने नहीं आया है। सिर्फ केजरीवाल ने 10 लाख का घोषित जरूर किया, लेकिन दोषियों को कब तक सजा मिल पाएगी फाइनल, जब तक अभी देखना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज जिस सदन के अंदर फिर हंगामा कटा, वहां पे मुकेश खंडके वहां पर आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार बात करने को राजी नहीं है, सिर्फ अपनी बातें, क्योंकि हम सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया पैकेज। ये पैकेज सबसे बड़ा मुद्दा है, हम इसको सरकार के सामने रखना चाहते हैं। जासूसी कांड की जो छानबीन पूरी करना चाहते हैं, उसको लेकर के उनका खड़के ने कहा। लेकिन यही वाली बात है कि कांग्रेस नहीं चाहती सदन चल पाए, विपक्ष चाहता है चल पाए। जी ठीक है अजय, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा। और हरियाणा में क्या कुछ खास अभी चल रहा है और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, सीधे जान लेंगे। बलिंदर वहां से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। बलिंदर, क्या कुछ आज प्रदेश में खास रहने वाला है और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को जानकारियां दें। जी, हरियाणा में जो भाजपा सरकार ने अब अन्नपूर्णा दिवस जो आगामी 18 व 19 अगस्त को मनाने का फैसला किया है। अन्नपूर्णा दिवस के दौरान प्रदेश भर के जो डिपो होल्डर्स पर ये उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार के भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग ली है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं देने का जो एक प्रस्ताव बनाया गया है, इस प्रकार का रोड मैप बनाया गया है, ताकि सरकार के द्वारा जो अंत्योदय का नारा है, अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचने का जो सपना देखा गया है, उसको साकार किया जा सके। वहीं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों से कहा है कि हर डिपो पर नोडल अधिकारी तैनात होना चाहिए ताकि अनाज वितरण की ठीक से मॉनिटरिंग हो सके। उसके साथ ही जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा जो डिपो हैं और उनके साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 से 10 किलोग्राम के जो थैलों में ये अनाज का वितरण होना चाहिए, सुचारू तरीके से व्यवस्था बननी चाहिए। उससे आगे जो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वन नेशन और वन कार्ड का जो स्कीम है हरियाणा में लागू हो चुकी है, जिसका फायदा अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। जो प्रवासी मजदूर धान की रोपाई को लेकर या अन्य फसलों को लेकर दूसरे राज्यों से हरियाणा में रुके हुए हैं, उनको भी वन कार्ड और वन नेशन का जो स्कीम का फायदा मिलेगा। दूसरी जो बड़ी खबर है हरियाणा से, वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार मुक्त करने और रोजगार युक्त करने के लिए जो एक बेहतरीन रोड मैप बनाया गया है ताकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़े स्तर पर रोजगार मिल सके। जिस प्रकार से जो गठबंधन सरकार है युवाओं के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं जो लागू कर चुकी है, लेकिन उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर किस प्रकार से साकार साबित किया जा सके और युवाओं को इससे जोड़ा जा सके, उसको लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने अब रोड मैप बनाया है। और उन्होंने जो बाहरी उद्योग धंधे हैं, जो कंपनियां हैं जो हरियाणा में निवेश करेगी, जो कंपनियों को स्थापित करेगी, उनको रोजगार सृजन सब्सिडी के तहत लाभ भी देने का काम करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि जिस क्षेत्र में भी कंपनियां लगाई जाएगी वहां के स्थानीय लोगों को 50% रोजगार देने का काम किया है। इससे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं हरियाणा की गठबंधन सरकार ने वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ भी एक डील की है, जिस डील का फायदा हरियाणा प्रदेश के युवाओं को होगा। और आगे देखने वाली बात है कि जैसे ही ये MSME उद्योग के माध्यम से जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उसके माध्यम से जब हरियाणा प्रदेश का युवाओं को रोजगार मिलेगा तो उसकी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी दिखाने का मौका मिलेगा। तीसरी जो हरियाणा से बड़ी खबर पर अपनी नजर बना के रखिएगा और साथ ही अब मुंबई का रुख करेंगे जहां पर हर्षदा वेद पाठक हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रही हैं। हर्षदा, क्या कुछ आज प्रदेश में खास रहने वाला, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? पहली जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर यह है कि मतलब महाप्रलय के बाद में जो बीमारियां आती है वो अभी अपने रंग दिखाने उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कि चिकनगुनिया है, तो कोरोना तो है ही, मतलब मलेरिया, डेंगू और लैक्टोस्पायरोसिस बहुत तेजी से फैल रहा है। हाल ही में अभी सुबह मॉर्निंग की खबर यह है कि महाड़ में 29 पेशेंट मिले हैं जिनको लैक्टोस्पायरोसिस हुआ है। इसके पीछे जो महाप्रलय से जो गंदगी बह के शहर में आई है वो साफ नहीं की हुई, यह प्रमुख कारण है। वहीं पर शहर की जो अभी महाप्रलय के बाद में जो गंदगी बनी वो साफ नहीं हुई है, यह कारण के चलते वहां पर लैक्टोस्पायरोसिस फैल रहा है। दूसरी बड़ी बात करें तो केंद्र सरकार ने जो नियम निकाले हैं, रिवाइज नियम अनलॉक के, उसमें से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जो है पहले 9 से 11 था, 9 से सुबह 5 था, अभी उन्होंने 11 से लेकर सुबह 5 तक कर्फ्यू बढ़ा दिया, जिसमें कि इंडोर आउटडोर बोर्ड अलाउड है। होटल 4 बजे तक खुलेंगे, दुकान ही 10 बजे तक खुलने के है, लेकिन बाद में अगर कोई इसके बाद में कोई नाइट के कर्फ्यू में कोई निकलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश राज्य शासन और मनपा ने दिए। तीसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली अभी तक जो थिएटर में फिल्में रिलीज नहीं हुए, करीबन 1.5 साल हुआ है। लास्ट फिल्म जो मुंबई में रिलीज हुई थी वो थी तानाजी के बाद में अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अभी कल अक्षय कुमार ने बेल बॉटम का PVR में रिलीज किया। PVR में रिलीज करने के बाद में PVR के वहीं पर पोडियम पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि किसी भी हालत में कोरोना के जो एक बंद था उसको अनलॉक करने के लिए बेल बॉटम यह फिल्म थिएटर में रिलीज करेंगी। हालांकि अभी तक ऑडियंस थिएटर में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो निर्माता, निर्देशक और कलाकार है जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो। पर अभी जिन लोगों को OTT की आदत, चलते फिरते कहीं भी वो लोग अगर फिल्म मोबाइल पे देख रहे तो कितने हद तक या कितने टाइम के बाद में वो थिएटर में जाएंगे ये देखना पड़ेगा।
चौथी ठीक है, खबर यह है हर्षदा, कि इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। और अब उत्तराखंड का रुख करेंगे, वहां से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। उपेंद्र, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा उत्तराखंड में तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें और पहाड़ दरकने की खबरें, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा क्या कुछ आज प्रदेश में खास रहने वाला है? देखिए दीप्ति, अगर सबसे बड़ी खबर की अगर पहले बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं स्वरोजगार को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे जो है उसकी जो कितनी प्रगति जो है स्वरोजगार को लेकर प्रदेश में हुई है उसको लेकर फीडबैक जो है वो अधिकारियों से लेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जब 2017 में भाजपा की सरकार जब बनी थी तो लगातार जो है स्वरोजगार पर काफ़ी जोर जो है वो दिया गया था, और उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना काल चला तो कोरोना काल के समय जो है उद्योग विभाग के द्वारा जो है सरकार ने कई लोगों को जो है वो लोन भी दिया था। जो प्रवासी जो है उत्तराखंड में आए थे उनको जो है स्वरोजगार से जोड़ने की जो है वो कोशिश की गई थी। कई सारे स्वरोजगार के कार्य जो हैं वो उत्तराखंड में किए गए थे। आज उसको लेकर जो है वो समीक्षा बैठक पुष्कर सिंह धामी करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि आखिर कितनी प्रगति जो है स्वरोजगार को लेकर प्रदेश में हुई है। दूसरी बड़ी खबर जो है कांग्रेस से, जिस प्रकार से जो कांग्रेस जो है आज 3:30 बजे ऋषिकेश में जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस प्रकार से जो सीएमओ ऑफिस है चंदन नगर में, वहां पर जो फ्रीज और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्योंकि देखा गया जब दूसरी लहर आई थी तो चाहे सीएस फंड से हो या प्रधानमंत्री के फंड से हो या सीएम के फंड से हो, तमाम उन जगहों पर जो है आम जनता से द्वारा या कई लोगों के द्वारा जो है वो फंड दिया गया था, ताकि जो दूसरी लहर जिस प्रकार से आई, ऑक्सीजन की कमी जिस प्रकार से चल रही थी, ऐसे में वो फंड जो है इन चीज़ों पर जो है ऐसे कामों पर जो है वो काम किया जा सके। लेकिन अब देखा जा रहा है कि वहां पर जो है 100 से ज़्यादा की संख्या में फ्रिज और हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो बाहर बारिश में जो हैं वो सड़ रहे हैं। उसके लिए जो है कोई इंतजाम जो है वहां पर प्रशासन के द्वारा नहीं किए गए। हालांकि जब पूछा जा रहा है तो जरूर यह कहा जा रहा है कि इसके लिए जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, जिसको लेकर आज कांग्रेस जो है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था कि लगातार दूसरी लहर और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जब सरकार जो है वो वादा कर रही थी कि तीसरी लहर को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी है, तमाम जो चीज़ें चाहिए वो तमाम चीज़ें जो है हमारे पास पर्याप्त हैं। ऐसे में देखा गया है कि अब इसी तरीके से जब जो सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, बारिश में जो है भीग रहे हैं, ऐसे में खराब हो रहे हैं, तो तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हुए जहां पर हमारे साथ रिपोर्टर अंकित पचौरी जुड़े हुए हैं। अंकित, आज क्या प्रदेश में खास रहने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, आप दर्शकों को बताएं। दीप्ति, मध्य प्रदेश में अभी जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है वहां पर जो बाढ़ का कहर है वो बाढ़ की चपेट में वहां के गांव आए हैं। अभी भी वहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो है लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग 1200 गांव हैं जहां पर बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। लगातार हेलीकॉप्टर और मोटर बोट से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल के जो 6 बड़े ब्रिज बनाए गए थे, जिनको फिलहाल पिछले 5 सालों में बनाया गया था, वो करीब लाखों करोड़ों अरबों की लागत के वो ब्रिज बनाए गए थे, वो इस बाढ़ में जो है 6 पुल मध्य प्रदेश में बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, उसके चलते एक बड़ी हानि यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार जो है गाँव में पानी घुस गया है, बाढ़ की स्थिति बन गई है, लोगों की फसलें खराब हो गई। हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक आपातकाल कैबिनेट मध्य प्रदेश में आज बुलाई गई है, जो वल्लभ भवन में आज की जानी है। तो उस पे जो बाढ़ क्षेत्र हैं उनको लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर हो सकते हैं। जिसकी अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो जो मध्य पश्चिम रेल जो ट्रैक है मध्य प्रदेश का, उसमें पानी आने के कारण, उसमें पानी का भराव होने के कारण जो ट्रेन है वो स्थगित हो गई है और कुछ ट्रेन जो है उनका रूट परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा अंकित, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर रायपुर से हमारे साथ रिपोर्टर उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल, क्या कुछ आज खास रहने वाला प्रदेश में, क्या बड़ी खबरें हैं? सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले आज चौथा दिन है और इसी 4 दिन में ही बच्चों के केस सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है और हुआ भी वही।
बलरामपुर में 1 केस आ गए हैं और कोरबा जिले में 7 केस सामने आ गए हैं, जिसमें प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सारे प्रदेश के स्कूलों को अलर्ट कर दिया गया है, जिस पर बच्चों पर अब विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोरबा में एक ही मोहल्ले में 7 बच्चे पॉजिटिव आने के बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया है और कलेक्टर रानू साहू के द्वारा उस स्कूल को और उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर भी रायपुर सहित पूरे प्रदेश की है, क्योंकि सबसे छत्तीसगढ़ में जो एयरपोर्ट है वो रायपुर में ही है और रायपुर में प्रदेश में जो भी एंट्री करेंगे हवाई यात्रा से, उनको अब 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पहले ये थी कि पहले आपको 2 डोज लगाना जरूरी था या 96 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट, लेकिन अब दोनों को कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और पिछले 2 दिनों में जितने भी लोग आए हैं उनमें 15 यात्री पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की लहर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। इस पर अमल 8 अगस्त से शुरू होगा। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो तीसरी बड़ी खबर भी राज्य शासन को रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग द्वारा पत्र लिखकर 1246 एकड़ जमीन वापस करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे अब बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट जो 3C लाइसेंस है, जहां 72 से 76 सीटर विमान उतरते हैं, अब उनको अगर 200 एकड़ जमीन वापस मिल जाएगी तो जिससे 4C लाइसेंस मिल पाएगा और बड़ी विमानें भी आराम से उतर पाएंगी, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने खुद ही राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन वापस करने की बात कही है। इन खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा और सबसे पहले और आपसे जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था, जो बच्चे स्कूल का रुख कर रहे थे, क्या आज भी स्कूल गए हैं बच्चे? जी नहीं, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि जो ये सभी बच्चे मोहल्ले की स्कूलों में जा रहे थे, कक्षा अटेंड कर रहे थे, जिसके बाद स्कूल में पॉजिटिव आने के बाद वो स्कूल को बंद कर दिया गया है और उस पूरे क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही वो जो बच्चे हैं सभी की उम्र जो है 9 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। इसके बाद उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके कलेक्टर ने सील कर दिया। ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा उत्पल, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब जम्मू कश्मीर का रुख करते हुए श्रीनगर से हमारे साथ आरिफ रशीद जुड़े हुए हैं। आरिफ, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज 2 साल पूरा हो गया अनुच्छेद 370 को हटे हुए और एक नए कश्मीर की शुरुआत हुए। 2 साल हो गए, क्या कुछ बदलाव देखा जा रहा है और क्या कुछ आज बड़ी खबरें हैं? जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में जो है दूसरी बरसी है एब्रोगेशन 370 के बाद। तो आज के दिन पे यहाँ पे हसास माना जाता था पहले कि शायद मार्केट्स में या दूसरी जगहों पे हड़ताल देखी जाएगी, लेकिन पहली बार आज देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक जो है दवा है सड़कों पे बिल्कुल नॉर्मल की तरह से। वो दुकानें भी जो है हर बाजार में खुल गई है। और सबसे बड़ी खास बात जो है, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे जो आज इसमें सेलिब्रेशन की जा रही है बीजेपी की पार्टी की तरफ से। अगर जम्मू की बात करें तो वहाँ पे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी ने, तो उन्होंने भी एक सेलिब्रेशन पार्टी का आयोजन किया था वहाँ पे जम्मू में भी। और अनंतनाग के खनाबल में भी आज सुबह ही परचम कुशाई की गई। उमैसा रफीक की महिला मोर्चा की यहाँ पे कार्यकर्ता भी है, तो उन्होंने यहाँ पे परचम कुशाई भी की और सेलिब्रेशन के तौर पे हमने इसको सेलिब्रेट किया आज, क्योंकि दूसरी बरसी है आज जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। और श्रीनगर सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी पार्टी हेडक्वार्टर जो बीजेपी का है वहाँ पे भी परचम कुशाई की गई सुबह सवेरे ही, और आज पूरी तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है। और अनंतनाग में आज जो है 12:30 बजे और एक इवेंट होने वाला है, यहाँ पे भी सोफी यूसुफ जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है इस तकरीब के हवाले से। वहाँ पे जो है बिल्कुल वहाँ पे सेलिब्रेशन की जाएगी और साथ ही साथ जो है कारोबारी इदारे अनंतनाग की या श्रीनगर के वो बिल्कुल पूरी तरह से खुले हुए हैं। जी दीप्ति, चलिए ठीक है आरिफ, इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आप सभी लोगों का तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हमारा ये फोकस रहता है कि आप तक सटीक और निष्पक्ष खबरें पहुंचा सके, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना हो, क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म है। तो ऐसे में ये हमारा खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव जो है आपके लिए होता है कि ताकि आप तक सटीक खबरें पहुंच सके। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।